बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है और जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। मतलब इस चैप्टर में हमारे पास वेक्टर फंक्शन वो गिवन होंगे और उसकी हमने यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम करनी होगी। मतलब जब भी हमारे पास वेक्टर फंक्शन होगी तो किस तरीके से हम उसकी डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये हमने समझना है। फर्स्ट हमने इसमें एक्सरसाइज 5.1 है वो सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है स्केलर फंक्शन। तो फर्स्ट हमने स्केलर फंक्शन और दूसरा है वेक्टर फंक्शन, वो हमने समझना है। फिर बाद में हमने वो एक्सरसाइज पे आना है, एक्सरसाइज को वो सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि स्केलर फंक्शन। तो स्केलर फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम 1 या 2 इनपुट यूज़ कर सकते हैं और जो हमें सिर्फ एक ही आउटपुट दे सके। मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसमें हम यहाँ 1 इनपुट यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1 इनपुट और 2 इनपुट, और जो इसकी आउटपुट होगी तो अगर हम 1 इनपुट यूज़ कर लें तो भी हमारे पास आउटपुट 1 आना चाहिए, या अगर हम 2 इनपुट यूज़ कर ले तो उस केस में भी हमारे पास आउटपुट कितना आना चाहिए, 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया, यहाँ पे ये मैंने एक फंक्शन सपोज कर लिया और यहाँ पे x हमारे पास इक्वल है 2 की, तो यहाँ पे इसके लिए एक इनपुट गिवन है, तो यहाँ पे मैंने x की जगह 2 पुट करनी है। तो ये इस तरह जाएगा कि सी ऑफ 2 n इक्वल टू 2 इंटू x की जगह 2 लिखना है और प्लस 2। अच्छा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 आती है, 4 प्लस 2 से 6। तो मतलब यहाँ पे हमने एक इनपुट यूज़ कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास एक आउटपुट आ गई। अच्छा, दूसरा यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया। अच्छा, दूसरा यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कंसिडर कर लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एक इनपुट वो 2 है और y दूसरा इनपुट वो है 3। तो यहाँ पे हमने अब पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह जाएगी कि x की जगह 2 और y की जगह 3, यहाँ पे भी x की जगह हमने 2 लिखना है एंड मल्टीप्लाई y की जगह 3। तो अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये 6 आ गई। मतलब यहाँ पे हमने 2 इनपुट यूज़ कर लिया और यहाँ पे हमारे पास एक आउटपुट आ गई। यहाँ पे हमने एक इनपुट यूज़ कर लिया था तो उस पर भी हमारे पास एक आउटपुट आई थी। तो यहाँ पे अब ये जो हमारे पास फंक्शन है तो ये हमारे पास स्केलर फंक्शन है। मैंने आपको बताया ऐसा फंक्शन जिसमें हम एक इनपुट यूज़ कर लें या 2 इनपुट और वो हमें एक ही आउटपुट दे सके, तो उस फंक्शन को कहा जाएगा स्केलर फंक्शन। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास वेक्टर फंक्शन है, तो वेक्टर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम इनपुट सिर्फ एक ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें हम 2 इनपुट यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ एक इनपुट यूज़ करना है और इसको हमने इस तरह से लिखना है कि मतलब इसको हम फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f1t f2t, तो यहाँ पे ये 2 स्पेसेस में है, तो यहाँ पे ये 2 स्पेस में है, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि f हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है। फिर हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि f1t एंड कामा f2t एंड कामा f3 और d। तो इस तरीके से भी हम ये मतलब लिख सकते हैं। तो ये 2 स्पेस में है और यहाँ पे ये वाला 3 स्पेस में है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो ये वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन को हमने इस तरह से लिखना है और इसमें हम सिर्फ एक ही इनपुट यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट यहाँ पे 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज स्केलर फंक्शन एंड व्हाट इज वेक्टर फंक्शन। जब हमने एक्सरसाइज पे आना है तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि फाइंड द डोमेन फॉर द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेक्टर फंक्शन गिवन है। यहाँ पे ये जो अब फंक्शन है तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, वेक्टर फंक्शन है और इस वेक्टर फंक्शन के लिए यहाँ पे हमने इसकी डोमेन मालूम करनी है कि इसकी जो डोमेन होगी तो वो हमारे पास कौन से रियल नंबर होगी, तो वो हमने यहाँ पे मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ए पार्ट है तो वो ये वाला गिवन है। तो फर्स्ट हमने ये इस तरह लिखना है कि जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गिवन वेक्टर फंक्शन है तो इसको हमने इस तरह वापस लिखना है कि एफ टी इज इक्वल टू 2 ti jn प्लस t पावर -1 एंड k। अच्छा, यहाँ पे इसको हमने इस तरह से लिखना है, यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि f
जो हमारे पास वेक्टर फंक्शन होती है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि f1t एंड कामा f2t और कामा f3t। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। जब यहाँ पे हमने इसकी कंपैरिजन करनी है, जो f1t होती है तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, और जो f2t तो यहाँ पे ये सेकंड, और जो f3t है तो यहाँ पे ये थर्ड टर्म। तो मतलब यहाँ पे ये हमारे पास जो f1t है तो वो तो यहाँ पे कल है 2t की 2ti। अच्छा, तो यहाँ पे इसके लिए हमने डोमेन डिस्कस करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो f1t है तो इसको हमने इस फर्स्ट टर्म का इक्वल यहाँ पे करना है। अब t की वो वैल्यूज जिस पे ये वाला फंक्शन डिफाइन ना हो, मतलब जिस वैल्यू पे ये वाला फंक्शन डिफाइन होती है तो वो हमने इसके डोमेन में शामिल करना है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास वो लीनियर टर्म है, मतलब इस तरह का कोई भी वैल्यूज नहीं है। अगर वो हम यहाँ पे पुट कर ले और उस पर ये 2t डिफाइन ना हो तो मतलब हर एक रियल नंबर पे ये वाला t क्या है, ये वाला f1t जो है ये डिफाइन होता है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t, मतलब यहाँ पे t की जगह अगर हम 0 पुट कर ले तो इससे 0 आंसर आता है, 0 हमारे पास एक डिफाइन वैल्यू है। या अगर यहाँ पे हम -1 पुट कर ले तो फिर -2 आ जाएगी, तो -2 भी हमारे पास एक डिफाइन वैल्यू है। इसी तरह अगर हम हर एक रियल नंबर यहाँ पे पुट करते हैं तो इससे हमारे पास एक डिफाइन वैल्यू आती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सेकंड है f2t, तो अब इसको हमने यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है इसका इक्वल करनी है, मतलब यहाँ पे ये मैंने -3t लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमने देखना है कि t की वो वैल्यूज जिस पे ये वाला फंक्शन या ये वाला जो f2t हो ये डिफाइन ना हो। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास हर एक रियल नंबर पे ये वाला क्या है, डिफाइन है। मतलब t की जगह अगर हम 0 पुट कर रहे या -1 पुट कर रहे या +1 या -2 या +3 तो हर एक पे इससे हमारे पास एक डिफाइन वैल्यू आती है। तो ये अब ये यहाँ पे भी मैंने ये इस तरह लिखना है कि डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो टर्म है तो ये इस तरह लिखना है कि f3t इज इक्वल टू t एंड पावर -1। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो t पावर -1 है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई t टू द पावर, यहाँ पे ये पावर में -1 है तो ये +1 हो जाएगी। तो मतलब ये हमारे पास 1/t आ जाएगी। जब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे मैं पुट कर लूँ t इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ जाएगी कि 1 डिवाइडेड बाई 0, और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आते हैं तो वो हमारे पास अनडिफाइन होते हैं। तो मतलब जब मैंने t की जगह 0 पुट कर लिया तो 0 पे हमारे पास ये 1/0 फॉर्म आ गई और यहाँ पे अनडिफाइन हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर हम t की जगह 1 पुट कर लें तो 1 डिवाइडेड बाई 1 से 1 आती है, तो 1 हमारे पास डिफाइन वैल्यू है। या अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर लें तो 2 पे भी हमारे पास 1/2 से जो नंबर आता है तो वो भी डिफाइन है। मतलब 0 के अलावा यहाँ पे हम हर एक रियल नंबर वो हम पुट कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 0 को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए भी हमने ये बात लिखना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t एक्सेप्ट t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 पे ये वाला डिफाइन नहीं है, ये वाला जो हमारे पास थर्ड टर्म है। बाकी इसके अलावा जितने भी रियल नंबर है उस हर एक पे ये वाला हमारे पास क्या है, डिफाइन है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये वाला ft, अब इसकी हमने यहाँ पे वो डोमेन लिखना है। लास्ट में फिर हमने इस तरह लिखना है कि ft इज डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट t इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे हम हर एक रियल नंबर वो पुट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम t नॉट इक्वल टू 0, मतलब t हम यहाँ पे इक्वल 0 का नहीं ले सकते। इसके अलावा जितने भी रियल नंबर है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। या इस तरह से भी हम इसकी वो डोमेन लिख सकते हैं कि मतलब डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, हर एक रियल नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम 0 को यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। जब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है तो वो हमने साथ करना है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास बी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला वेक्टर फंक्शन गिवन है, तो इसको भी हमने फर्स्ट ये इस तरह लिखना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एफ ऑफ टी जो हमारे पास वेक्टर फंक्शन है, तो वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि f1t एंड कामा f2t और कामा f3
ये तो अगेन इस तरह से हमने स्पष्ट को यहाँ पे स्पष्ट से कंपेयर करनी है, मतलब ये इस तरह लिखना है कि f1t इक्वल टू 1 माइनस टी। अच्छा अगेन यहाँ पे इसके लिए हमने डायरेक्ट इसकी वो वैल्यूज़ मालूम करनी है जिस पे ये वाला डिफाइन ना हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी इसी तरह का रियल नंबर नहीं है जिस पे ये वाला हमारे पास डिफाइन ना हो, मतलब हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन क्या है, ये डिफाइन है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, मतलब यहाँ पे अगर टी की जगह हम कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो उस पर ये हमारे पास डिफाइन होती है, मतलब हमें एक डिफाइन वैल्यू देता है। अच्छा अब यहाँ पे जो सेकंड है f2 टी, तो इसको हमने एकल करना है। यहाँ पे ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट टर्म है, मतलब स्क्वायर रूट टी, तो अब यहाँ पे इसके लिए भी हमने वो वैल्यूज़ देखना है जिस पे ये वाला हमारे पास डिफाइन हो। तो यहाँ पे ये हमें मालूम है कि जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट टर्म होती है तो वो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर पे डिफाइन है, मतलब यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हम नेगेटिव रियल नंबर पुट कर लें तो फिर ये हमारे पास इमेजिनरी आती है और इमेजिनरी वो रियल नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसकी जो डोमेन है, तो इसकी जो डोमेन है तो वो हमारे पास ऑल रियल नंबर है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाला टर्म है तो ये डिफाइन है फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब यहाँ पे ये डिफाइन है जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है। या इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे टी हम 0 से ग्रेटर या 0 का एकल ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला है तो इसको भी हमने इस तरह लिखना है कि f3 t इज इक्वल टू t-2 एंड होल इनवर्स। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई t-2 एंड होल टू द पावर, यहाँ पे ये -1 है तो पावर के साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, मतलब +1। अच्छा यहाँ पे हम t की जगह किस तरह का वो वैल्यूज पुट कर लें जिससे इस डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो उसके लिए अगर यहाँ पे मैं t की जगह पुट कर, अगर t की जगह यहाँ पे मैं पुट कर लूँ 2, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाई t, तो t की जगह अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो ये 2 n -2, तो मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 -2 से 0। तो अब ये अगेन हमारे पास क्या आ गई, अनडिफाइन। तो अब ये जो हमारे पास अनडिफाइन आ गई तो ये किस वजह से आ गई, जब हमने t की जगह यहाँ पे 2 पुट कर लिया था तो उस पर हमारे पास अनडिफाइन फॉर्म आ गई। जब अनडिफाइंड फॉर्म आ गई तो अब इसका मतलब यहाँ पे ये जो थर्ड टर्म है तो ये हर एक रियल नंबर पे डिफाइन है, लेकिन सिर्फ ये 2 पे डिफाइन नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम कोई और रियल नंबर पुट कर लें, मतलब या +1 पुट कर ले या -1 या 0 पुट कर ले या 3 पुट कर ले, तो वो हर एक पे ये वाला हमारे पास क्या होगी, डिफाइन होगी, लेकिन सिर्फ 2 पे ये वाला थर्ड टर्म डिफाइन नहीं है। तो अब इसकी जो डोमेन है तो वो हमने लिखना है, तो वो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि द डोमेन ऑफ f ऑफ t, मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास वेक्टर फंक्शन है तो इसकी जो डोमेन होगी तो डोमेन में हमने एक ये 2 स्किप करना है, और दूसरा हमने वो वैल्यूज लेना है जो 0 से ग्रेटर हो या 0 का एकल हो, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर हमने यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि द डोमेन ऑफ जो हमारे पास वेक्टर फंक्शन है ऑल रियल नंबर, हर एक रियल नंबर हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 2 हम यूज़ नहीं कर सकते, एंड दूसरा नेगेटिव रियल नंबर्स। या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि मतलब t हम 2 का एकल नहीं ले सकते, और दूसरा t का हमने वो वैल्यूज यूज़ करना है जो 0 का एकल हो या 0 से क्या हो, ग्रेटर हो। तो इस तरीके से, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसके लिए डोमेन मालूम करना है। अच्छा अब जो थर्ड पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। अच्छा अब यहाँ पे जो सी पार्ट है तो वो ये हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी फर्स्ट हमने ये इस तरह लिखना है कि फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो हमारे पास वेक्टर फंक्शन की डिफिनीशन है तो वो इस तरह है कि f ऑफ t इक्वल टू f1t एंड कामा f2t और कामा f3t, मतलब यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है। जब यहाँ पे ये जो फर्स्ट है तो इसको हमने इस फर्स्ट का इक्वल लेना है, मतलब यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि f1t और इक्वल टू साइन t।
अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखना है कि कौन से एंगल पे ये साइन जो है ना ये डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन जो हमारे पास हर एक एंगल पे डिफाइन है, मतलब अगर हम 0 पुट कर लें तो साइन 0 वो इक्वल होती है 0 की, या अगर हम यहाँ पे 90 पुट कर ले तो साइन 90 वो इक्वल होती है 1 की, या अगर हम साइन 45 पुट कर ले तो वो इक्वल होती है 1/2 स्क्वायर रूट की। मतलब यहाँ पे इसी तरह का कोई भी एंगल नहीं है, अगर वो हम यहाँ पे पुट कर ले और ये हमारे पास क्या आ जाए, अनडिफाइन आ जाए। मतलब हर एक रियल नंबर या हर एक एंगल पे ये वाला ये वाला जो टर्म है मतलब साइन ये डिफाइन है। तो यहाँ पे अब इसके लिए मैंने ये इस तरह लिखना है कि डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड है तो सेकंड वो इस तरह है कि f2 t इज इक्वल टू cos t। अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखना है कि इस तरह का एंगल जिस पे cos डिफाइन ना हो तो वो हमने देखना है। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास इस तरह है कि अगर हम t की जगह 0 एंगल पुट कर ले तो cos 0 वो 1 का इक्वल होती है, या अगर यहाँ पे हम पुट कर लें तो cos 90 वो इक्वल होती है 0 की। मतलब यहाँ पे कोई भी इसी तरह का एंगल नहीं है जिस पे cos डिफाइन ना हो, हर एक रियल नंबर पे या हर एक एंगल पे cos जो है वो डिफाइन होती है। तो यहाँ पे इसके लिए भी हमने इस तरह से लिखना है कि डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। ऑल वैल्यूज ऑफ टी मतलब जितनी भी रियल नंबर है, यहाँ पे भी हम ऑल लिख सकते हैं। यहाँ पे जो थर्ड रहता है तो वो इस तरह है कि f3 t इज इक्वल टू टेंजेंट टी। अब हमने ये देखना है कि टेंजेंट कौन से एंगल पे डिफाइन नहीं है तो वो हमने मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास टेंजेंट है तो टेंजेंट ये इक्वल होती है साइन टी एंड डिवाइडेड बाय cos टी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि t इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे अब हमने पुटिंग करनी है t की जगह 90, तो ये इस तरह जाएगी कि साइन 90 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय cos 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ये हमें मालूम है कि साइन 90 डिग्री ये इक्वल होती है 1 की और cos 90 डिग्री ये इक्वल होती है 0 की। तो यहाँ पे ये हमारे पास 1/0 फॉर्म आ गई, और 1/0 ये वो क्या है, अनडिफाइन है। तो ये अनडिफाइन क्यों आ गई, ये इसी वजह से अनडिफाइन आ गई क्योंकि यहाँ पे हमने t की जगह क्या पुट कर लिया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री पे टेंजेंट थीटा वो डिफाइन नहीं है, ये अनडिफाइन है। इसी तरह इसके अलावा और भी एंगल्स है और उन एंगल्स पे भी हमारे पास जो टेंजेंट है वो डिफाइन नहीं है। मतलब यहाँ पे मैंने जब ये 0 डिग्री होती है, ये वाला 180 डिग्री, यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है तो ये 90 डिग्री, और यहाँ पे ये क्या है 270 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन पे टेंजेंट अनडिफाइन है। मतलब अगर हम 90 पुट कर ले तो 90 पे भी ये टेंजेंट क्या है, अनडिफाइन है। इसी तरह अगर हम 270 पुट कर लें तो उस पे भी टेंजेंट अनडिफाइन है। इसी तरह अगर हम दोबारा ये रोटेशन कंप्लीट कर ले तो यहाँ पे ये 90 प्लस समथिंग आ जाएगी, उस पे भी ये वाला फंक्शन क्या होगी, मतलब टेंजेंट डिफाइन नहीं होगी। तो अब इसकी यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है तो वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो वो इस तरह जाएगा कि यहाँ पे t हम इक्वल नहीं ले सकते 2n-1, और इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखना है π/2। तो यहाँ पे हम t इसका इक्वल नहीं ले सकते, मतलब 2n-1 और मल्टीप्लाई π/2। इसका मतलब यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला वर्टिकल लाइन के जितने भी एंगल इस पे आते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास आएंगे। तो ये वाला फंक्शन मतलब टेंजेंट वो डिफाइन नहीं है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो उसके हमने डोमेन लिखना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि डोमेन is all real numbers except t not equal to, ये वाला हमने लिखना है कि 2n-1 पाई डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे ये जो n है तो n हमारे पास 0 n +-1 और +-2 अप टू इन्फिनिटी हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसके लिए डोमेन लिखना है। जब इसके बाद जो डी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है, और इसको भी हमने इस तरह से लिखना है कि फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया कि f1 t, और ये यहाँ पे इक्वल है cos ti की। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि cos हमारे पास वो हर एक एंगल पे क्या है, डिफाइन है। तो यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि डिफाइन ऑल t, मतलब हर एक t पे ये क्या है, डिफाइन है।
अच्छा, दूसरा वो हमारे पास ये वाला है, तो ये लिखना है मतलब कोटेंजेंट। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि F2t इज इक्वल टू कोटेंजेंट t। अच्छा, यहाँ पे जो कोटेंजेंट है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि cos t एंड डिवाइडेड बाय sin t, क्योंकि कोटेंजेंट वो इक्वल होते हैं cos ओवर sin की। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने पुट कर लिया कि पुट t इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब हमने वो एंगल यूज़ करनी है जिसपे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 आ जाए। तो sin 0 वो इक्वल होती है 0 की, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने 0 पुट करना है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 90 पुट कर लिया था, क्योंकि का 90 वो 0 का इक्वल होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आई थी 0। तो यहाँ पे अब मैंने 0 पुट करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि cos 0 डिवाइडेड बाय sin 0। तो cos 0 वो इक्वल होती है 1 की और sin 0 वो इक्वल होती है 0 की। तो यहाँ पे ये हमारे पास अनडिफाइन हो गई, तो यहाँ पे ये हमारे पास अनडिफाइन हो गई। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा और भी एंगल है और उस पे भी साइन वो इक्वल होती है 0 की। तो वो हमारे पास ये वाला यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक 0 डिग्री, दूसरा है 180 डिग्री, तीसरा है यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाए ये रोटेशन, तो यहाँ पे 360 डिग्री। साइन 360 वो भी इक्वल होती है 0 की। तो मतलब अगर हम यहाँ पे 360 पुट कर ले तो यहाँ पे फिर अगेन डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर फिर दोबारा ये रोटेशन कंप्लीट हो जाए, जो नंबर आती है तो वो अगर यहाँ पे हम पुट कर ले तो उस पर भी 0 आ जाएगी। तो हमने वो सब के सब जितने भी एंगल्स है वो हमने यहाँ पे इग्नोर करना है, मतलब उसको हमने स्किप करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह लिखना है कि t हमारे पास हर एक रियल नंबर आ सकती है, लेकिन सिर्फ n और पाई का मतलब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन के जितने भी एंगल्स हैं, तो ये n पाई हमारे पास ये वाला लाइन की जितने भी एंगल है वो रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, इसके बाद जो तर्ड रहता है, तो तर्ड वो इस तरह है कि 3t वो यहाँ पे इक्वल है कोसेकंड t की। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि कोसेकंड t। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/, कोसेकंड वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो मतलब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/sin t। अच्छा, यहाँ पे हमने t की जगह वो वैल्यू पुट करने हैं जिस पे साइन वो 0 का इक्वल आ जाए, मतलब जो हमारे पास जिससे हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं t की जगह पुट कर लूँ 0, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1 डिवाइडेड बाय sin 0, क्योंकि sin 0 वो इक्वल होती है 0 की। तो मतलब ये 1/0 आ जाएगी और 1/0 वो अनडिफाइन है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, तो अब यहाँ पे भी हम t जो है ना वो हम 9 हम n पाई की इक्वल नहीं ले सकते। इसके अलावा जितने भी मतलब ये वर्टिकल लाइन पे जितने भी एंगल है वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के जितने भी एंगल है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वाड्रेंट पे 90 तक जितने भी एंगल होती है, मतलब 45, 60 या वो क्या है 30 डिग्री या 50 डिग्री, वो हर एक एंगल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल लाइन की एंगल है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने ये वाला n पाई लिखना है, और जब वर्टिकल लाइन हो तो वर्टिकल के लिए हमने ये 2n - 1 n पाई ओवर 2 ये याद रखना है। अच्छा, अब हमने लास्ट में इस फंक्शन की वो इनकी यहाँ पे लिखना है डोमेन। तो यहाँ पे अब मैंने इस तरह लिखना है डोमेन ऑफ ft इज ऑल रियल नंबर, हर एक रियल नंबर आ सकता है एक्सेप्ट t नॉट इक्वल टू n पाई। और इसके साथ ये भी लिखना है कि n इक्वल टू 0 + -1 + -2 अप टू इन्फिनिटी। तो इसी तरीके से हम वेक्टर फंक्शन की डोमेन मालूम कर सकते हैं। मतलब आपने क्या करना है कि फर्स्ट आपने ये इस तरह का ये वेक्टर फंक्शन लिखना है। फर्स्ट टर्म को आपने इस फर्स्ट टर्म का इक्वल लेना है, सेकंड टर्म को इस सेकंड का, और थर्ड को इस थर्ड का। फिर इस फर्स्ट टर्म का आपने देखना है कि कौन से टर्म पे ये डिफाइन है, कौन से पे डिफाइन नहीं है। फिर यहाँ पे जो सेकंड टर्म होती है तो इसके लिए भी फिर आपने इस तरह से देखना है कि कौन से पे ये डिफाइन है और कौन से पे ये अनडिफाइन है। इसी तरह थर्ड को भी इस तरह से देखना है कि कौन से रियल नंबर पे ये डिफाइन हो सकता है, कौन से पे नहीं। तो जिस रियल नंबर पे वो गिवन फंक्शन की एक ही टर्म डिफाइन ना हो तो फिर उस टर्म को आपने उस गिवन वेक्टर फंक्शन की डोमेन से स्किप करना होगा। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट थी
तो इसमें t इक्वल टू 0 पे ये वाला थर्ड टर्म डिफाइन न था। जब ये डिफाइन नहीं था तो इसका मतलब फिर लास्ट में हमने ये लिख दिया था कि ये जो गिवन फंक्शन है तो ये हर एक रियल नंबर पे डिफाइन है, लेकिन सिर्फ 0 पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये वाला गिवन है कि परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास है कि एफ ऑफ टी मतलब वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन है। दूसरा जो वेक्टर फंक्शन वो है जी ऑफ टी, ये वाला गिवन है। और इसके लिए हमने यहाँ पे जो ए पार्ट है तो वो इस तरह है कि ए 2 एफ ऑफ टी एंड -3 जी ऑफ टी, मतलब फर्स्ट इसके लिए हमने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे 2 है, ये 2 फर्स्ट वापस लिखना है एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी की जगह यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन वेक्टर फंक्शन है तो ये लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2 ti n -5j n प्लस टी स्क्वायर के, ये इस तरह से लिखना है। फिर यहाँ पे ये -3 है तो ये लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -3। फिर यहाँ पे जी एफ टी है तो जी एफ टी की जगह यहाँ पे ये जो हमारे पास सेकंड वेक्टर फंक्शन है तो ये लिखना है तो है 1 - t i n प्लस 1/t n के, ये सारा लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे ये 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 को हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये सारा आ जाएगी कि 2 अगर हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 4ti आ जाएगी। फिर 2 को हमने इस 5 से तो इससे आता है -10j। फिर 2 को मल्टीप्लाई करनी है टी स्क्वायर से तो इससे आता है +2t स्क्वायर और k। फिर इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करनी है तो इसको इस तरह लिखना है कि माइनस वापस लिखना है और 3 को प्लस इस 1 एंड -t से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया कि ये 3 एंड फिर 3 को इस t से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये -3t और इसके साथ यहाँ पे ये i है ये भी लिखना है। फिर इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है 3 × 1 = 3 एंड डिवाइडेड बाय t और इसके साथ क्या लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद इस 4t i को इस तरह से वापस लिखनी है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 4t i। फिर इस -10j को भी इस तरह से 10j एंड प्लस ये वाला 2t स्क्वायर के, ये इसके अलावा ये माइनस है तो इसको हमने इस प्लस से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि -3t और इसके साथ यहाँ पे i है तो ये i लिखना है। अच्छा, अब इस माइनस को हमने इस प्लस से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि -3/t एंड k। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास i वाले टर्म्स है तो उसको हमने एक साथ लिखने हैं, मतलब कंबाइन करनी है। तो एक ये वाला i टर्म है, दूसरा ये वाला, और इसी तरह जो k वाला है तो कोई एक ये वाला है, एक ये वाला। तो ये हमने अब कंबाइन लिखनी है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि 4ti इसके साथ ये वाला लिखना है तो ये है -3t और i। फिर इसके साथ इसके बाद ये जो -10j है तो इसको इस तरह से वापस लिखने हैं और इसके अलावा अब इन दोनों को कंबाइन लिखनी है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि +2t स्क्वायर के और ये वाला -3/t एंड k। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी i है ये भी i है तो इससे मैंने i को कॉमन करनी है तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4t और यहाँ पे ये माइनस को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई भी करनी है तो ये -3 एंड -3 और -3 और इसके साथ i और यहाँ पे इस -10j को इस तरह से वापस लिखना है एंड प्लस यहाँ पे हमने k को कॉमन करना है तो यहाँ पे रह जाएगा 2t स्क्वायर -3/t और इसके साथ k लिखना है। जब इसके बाद ये 4t ये 3t तो इसको हमने ऐड करनी है तो इससे आता है 7t एंड -3 और i को इस तरह वापस लिखनी है। यहाँ पे -10j को वापस लिखना है। यहाँ पे ये हमारे पास एक नॉन फ्रैक्शन फॉर्म है, दूसरा फ्रैक्शन फॉर्म, तो इसकी हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2/t को हमने इस 2t के इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा 2t³ एंड -3 और डिवाइडेड बाई t इज एलसीएम। सो यहाँ पे हमारे पास इसकी आंसर हमने मालूम कर ली। अच्छा, अब इसके बाद जो बी पार्ट है तो वो हमारे पास ये 3ft एंड +4gt ये गिवन है। तो इसको भी हमने यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करना है कि बस 3 है 3 लिखना है, फिर f(t) तो f(t) की जगह हमारे पास यहाँ पे ये जो गिवन वेक्टर है तो ये लिखना है। तो वो है 2tj और +t स्क्वायर k। फिर यहाँ पे ये प्लस साइन ये लिखना है और g(t) तो g(t) की जगह यहाँ पे हमारे पास ये वाला फंक्शन तो ये लिखना है।
तो वो इस तरह है कि 1 माइनस टी आई एन प्लस 1 ओवर टी और के। जब यहाँ पे भी हमने इस 3 को मल्टीप्लाई करनी है तो ये जाएगा 6t आई एन माइनस 15j एन प्लस 2t स्क्वायर के। और यहाँ पे इस 4 को मल्टीप्लाई करनी है तो ये अगेन ये इस तरह जाएगी कि 4, और यहाँ पे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस 4t ओवर आई, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है तो 4 ओवर टी एन के। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे ये हमने इस तरह डायरेक्ट लिखना है कि यहाँ पे ये आई वाला टर्म है, ये भी आई वाला टर्म है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 6t और यहाँ पे ये प्लस 4 एन माइनस 4t, और डायरेक्ट यहाँ पे मैंने इसे आई को भी कॉमन कर लिया। अच्छा, सेकंड यहाँ पे माइनस 15j, इसके तरह यहाँ पे दूसरा टर्म नहीं है तो इसको हमने इस तरह से वापस लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो के वाला टर्म है तो एक 2t स्क्वायर है, और दूसरा यहाँ पे वो प्लस 4 ओवर टी, तो ये लिखना है, और इससे मैंने डायरेक्ट के को कॉमन कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 6t, यहाँ पे ये माइनस 4t, इस 6t से 4t को माइनस करनी है तो इससे आता है 2t एन प्लस 4, और इसके साथ i लिखना है एन माइनस 15j, और इसको इस तरह से वापस लिखना है कि 2t स्क्वायर एन प्लस 4 ओवर टी और के। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इसके बाद जो सी पार्ट है तो वो हमारे पास ये इस तरह है कि जी ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी, मतलब यहाँ पे हमने इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जी ऑफ टी है तो ये लिखना है, तो जी ऑफ टी हमारे पास ये वाला ये इस तरह है कि 1 माइनस टी आई एन प्लस 1 ओवर टी और के, ये इस तरह लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये डॉट और एच ऑफ टी, तो एच ऑफ टी हमारे पास ये साइन टी आई एन प्लस ई पावर टी एन जे, ये लिखना है। अच्छा, इन दोनों की हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मालूम करनी है, तो डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट हमने इस आई वाले कंपोनेंट को इस आई के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 1 माइनस टी एन साइन टी, और आई को हमने इस आई के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आई डॉट आई। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे ये आई माइनस टी को हमने इस ई पावर टी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी, और यहाँ पे ये ई पावर टी है, और इसके साथ यहाँ पे ये आई लिखना है, और यहाँ पे डॉट जे लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो ये लिखना है, तो अब इस 1 ओवर टी को हमने इस साइन टी के साथ, तो यहाँ पे ये जाएगी साइन टी, और के को हमने मल्टीप्लाई करनी है आई से, तो यहाँ पे ये जाएगा के डॉट आई। अच्छा, फिर इस प्लस को हमने प्लस से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे प्लस साइन, और अब इस 1 ओवर टी को हमने मल्टीप्लाई करनी है ई पावर टी से, और इसके साथ के डॉट जे, ये इस तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि जब भी हमारे पास आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के हो तो वो इक्वल होती है 1 की। दूसरा, अगर आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई हो तो वो इक्वल होती है 0 की। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आई डॉट आई है तो इसकी जगह हमने 1 पुट करना है, यहाँ पे ये आई डॉट जे है तो इसकी जगह हमने 0 पुट करना है, यहाँ पे के डॉट आई है तो इसकी जगह भी हमने 0 पुट करना है, यहाँ पे ये के डॉट जे तो इसकी जगह भी हमने क्या पुट करना है 0। अच्छा, अब यहाँ पे जब 0 आ जाए तो 0 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये टर्म कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम इसकी जगह 0 पुट कर ले तो 0 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी 0, यहाँ पे अगर हम पुट कर ले तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये भी 0, मतलब ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0, तो सिर्फ ये जो फर्स्ट टर्म है तो ये रहता है। तो अब ये मैंने यहाँ पे इस तरह लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 माइनस टी साइन टी, और यहाँ पे आई डॉट आई है तो उसकी जगह मैंने वो 1 लिख दिया, और बाकी वो हमने 0 लिखना है, तो मतलब वो इस तरह आ जाएगी कि प्लस 0 एंड दूसरा यहाँ पे ये वाला भी 0 हो जाएगी, ये वाला भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, लास्ट में ये इस तरह लिखना है कि 1 माइनस टी, और यहाँ पे ये साइन टी सिर्फ रह जाएगा और 0 को अब हमने नहीं लिखना, तो यहाँ पे इसकी जो रिक्वायर्ड आंसर होगी तो वो हमारे पास ये वाला होगी। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास डी पार्ट है तो वो ये वाला है, मतलब एफ ऑफ टी एंड एच ऑफ टी, इसकी हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को तो हम एक इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है तो वो है डिटर्मिनेंट फॉर्म, उस तरीके से भी हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने मालूम करनी है डिटर्मिनेंट के तरीके से, क्योंकि वो वाला तरीका ईजी है, तो हमने वो वाला तरीका यहाँ पे यूज़ करनी है जो डिटर्मिनेंट का तरीका है। तो वो इस तरह है
कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ टी एंड क्रॉस एच टी। अच्छा, फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखना है आई कंपोनेंट का टर्म, फिर जे का लिखना है और थर्ड फिर के का लिखना है। तो अब यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है। फर्स्ट यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे सेकंड रो में हमने जो हमारे पास एफ ऑफ टी है वो लिखना है, तो वो ये वाला है। तो फर्स्ट यहाँ पे आई की जो कंपोनेंट है तो वो है 2t, तो फर्स्ट यहाँ पे हमने लिखना है 2t। सेकंड जे की कंपोनेंट, तो जे की कंपोनेंट यहाँ पे -5 है तो वो लिखना है। थर्ड फिर के का कंपोनेंट, तो वो यहाँ पे टी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पे एच ऑफ टी, तो थर्ड रो में हमने एच ऑफ टी, तो वो हमारे पास ये वाला, तो फर्स्ट ये साइन टी जो आई कंपोनेंट है। दूसरा यहाँ पे जे के कंपोनेंट, तो वो ई पावर टी, और थर्ड यहाँ पे के वाला कंपोनेंट्स गिवन नहीं है तो उसकी जगह यहाँ पे हमने 0 पुट करनी है। जब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे इसको हमने स्किप करना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाकी जो टर्म्स रहते हैं तो वो हमने ये लिखना है। तो ये -5t स्क्वायर एंड e टू द पावर t 0, e पावर t एंड 0, फिर और इसके साथ i भी लिखना है, फिर माइनस साइन, फिर यहाँ पे अब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 2t एंड साइन t, और इसके साथ यहाँ पे ये t स्क्वायर और 0 ये लिखना है, फिर प्लस साइन, और यहाँ पे ये जे भी लिखना है, जे फिर प्लस साइन लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे रह जाएगा 2t एंड साइन t, और फिर -5 एंड e पावर t, और इसके साथ क्या लिखना है, के लिखना है। जब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है, इवैल्यूएट करनी है, तो यहाँ पे इसको हमने -5 को 0 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे 0, फिर माइनस e पावर t को मल्टीप्लाई करनी है t स्क्वायर से, तो यहाँ पे ये अब e पावर t एंड t स्क्वायर, और i लिखना है, फिर माइनस यहाँ पे 2t को हमने 0 से मल्टीप्लाई करनी है, और माइनस अब इस साइन t को मल्टीप्लाई करनी है और t स्क्वायर से, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी, और इसके साथ j। अच्छा, अब यहाँ पे 2t को मल्टीप्लाई करनी है e पावर t से, फिर माइनस, और यहाँ पे साइन t को मल्टीप्लाई करनी है -5 से। अच्छा, तो अब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि -t स्क्वायर एंड e टू द पावर t और i, और यहाँ पे ये 0 से अगर हम ये माइनस कर ले तो माइनस साइन t स्क्वायर को मैंने फर्स्ट लिख दिया, और इसके साथ ये साइन t और j भी लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके साथ k भी है, k भी लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 2t एंड e टू द पावर t, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, और 5 को भी मैंने यहाँ पे साइन से पहले लिख दिया, तो साइन, तो यहाँ पे 5 साइन t और इसके साथ k लिख दिया। अच्छा, तो लास्ट में ये इस तरह लिखना है कि -t स्क्वायर एंड e पावर t i, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस और t स्क्वायर एंड साइन t और j, और यहाँ पे ये इस तरह से वापस लिखना है कि 2t एंड e टू द पावर t एंड प्लस 5 साइन t और इसके साथ ये k। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसके लिए वो क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करनी है।